गरीब की बेटी बनी दुबई के शेख की दुल्हन। देखो बहन जी, भाई साहब ना आपकी ना हमारी ले देकर बात 10 लाख में पक्की करते हैं। लड़के वालों के 10 लाख की दहेज की मांग सुनकर शंकर गंगा एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। बेचारा गरीब शंकर लाचारी के भाव से लड़के वालों के आगे हाथ जोड़कर कहता है, 10 लाख? छोटा मुंह बड़ी बात, मगर इतनी बड़ी रकम कहां से लेकर आएंगे भाई साहब। बाद में मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस रिश्ते को मंजूर कर लीजिए। बाकी 1-2 लाख रुपए मैं कहीं से भी करके आपको दहेज में दे दूंगा। फिर बारातियों के स्वागत का खर्चा, दावत, भोज की व्यवस्था, ये सभी भी तो देखनी है। 2 लाख का जिक्र सुनकर दहेज के लालची लड़के वाले भौएं चढ़ा लेते हैं। तभी रिश्ता करवाने वाली बिचौलन कमला चिकनी चुपड़ी बातें करती है। अरे शंकर भाई साहब, तुम तो लखपति आदमी हो। अरे ये मकान तो है, इसे बेच दो, फिर विधि की धूमधाम से शादी हो जाएगी और दहेज भी देना हो जाएगा। जरा सोचो, शादी के बाद तुम्हारी बेटी सुखी से तो रहेगी। ये सुनते ही सर झुकाए बैठी विधि की आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वह चुप्पी तोड़कर बोल पड़ती है, बस बहुत हुआ माँ पिताजी, मुझे ऐसे दहेज के लालची लोगों के घर में रिश्ता मंजूर नहीं है। अरे ओ अंकल जी, ये समोसे प्लेट में रखो और अपने लालची बेटे को लेकर दफा हो जाओ। ये सब क्या है कमला बहन, हम तो ये रिश्ता जोड़ने आए थे, मगर इतनी बेइज्जती कौन बर्दाश्त करेगा। चल बेटा। गंगा, जाते जाते एक बात कह रही हूँ, लड़की जात को इतना घमंड शोभा नहीं देता। अकड़ तो कूट कूट कर भरी है, जैसे कि तेरी इस लाडली को कोई दुबई का शेख बिहाने के लिए आएगा। पता नहीं कितनी जोड़ी चप्पल जूते घिसवाएगी तेरी ये गरीब बेटी। हाँ। बिचौलन कमला ताना मारकर चली जाती है। गंगा नाराजगी से कहती है, क्या जरूरत थी तुझे बीच में बोलने की विधि। दरवाजे पर आया रिश्ता चला गया, सारी जिंदगी क्या हमारी छाती पर बोझ बनकर मूंग दलेगी। गंगा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो बिटिया के लिए। तो मैं क्या करूं जी, दुनिया वाले चलते फिरते मुझको ताने मारते हैं, कब होगी मेरी बेटी की शादी, ये समझने को राजी नहीं। देख विधि, हमारे जीते जी तू अपना घर संसार बसा ले। बेटी का कन्यादान करना हर माँ बाप का कर्तव्य होता है। माँ मैं जानती हूँ, लेकिन अपना घर बसाने के लिए मैं मेरे माँ बाप का बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ नहीं देख सकती हूँ। बाबा ने इस घर की एक एक ईंट अपने हाथ से लगाई है, कैसे बिक जाने दूं इस घर को। ईश्वर ने मेरे नसीब में जिसका साथ लिखा होगा वो मिल जाएगा। अरे बिटिया, आज तो तेरी सहेली तारा की हल्दी मेहंदी है ना। हाँ बाबा, मैं तो भूल ही गई थी, मगर आपको कैसे पता। क्योंकि शहनाई बजाने के लिए शांति बहन ने हमारे बैंड को ही बुक किया है। अब तू आंसू पोंछ और खुशी खुशी जा। अजी मगर। विधि को जाने दो गंगा, इसी बहाने उसका दिल बहल जाएगा। विधि के दिल में भी उसके रिश्ते टूटने का गम और मलाल है, बस दिखाती नहीं है ताकि हम दुखी ना हो। ये समाज की कड़वी सच्चाई है, जहाँ किसी गरीब की बेटी के जवान होते उसके परिवार वालों से ज्यादा दुनिया वालों को उसकी शादी की चिंता रहती है। शंकर के दिल में भी यही इच्छा थी कि उसकी बेटी को अच्छा घर और वर मिले, मगर वो शादी ब्याह में शहनाई बजाकर केवल 2 वक्त का भरण पोषण लायक ही कमा पाता था। कुछ देर में विधि तारा के आलीशान घर में आती है, जहां तारा वीडियो कॉल पर अपने विदेशी फियांसे को हल्दी मेहंदी दिखा रही थी। लुक एट दिस अरमान, देखो मैंने मेहंदी में तुम्हारा नाम लिखवाया है। ओके विधि आ गई, मैं बाद में बात करती हूँ। क्या बात है मेरी प्यारी सहेली, जीजा जी से बातें चल रही थी। अब तो शादी के 2 दिन रह गए हैं, सब्र कर लो, फिर तो 7 समंदर पार साजन जी के पास चली जाओगी। हाँ यार, मेरी तो लाइफ सेट है। शादी के बाद मैं अरमान के साथ दुबई देखूंगी, बुर्ज खलीफा घूमूंगी, मगर आई मिस यू यार, तू भी दुबई में शादी कर ले। तारा, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। खुशियां खरीदने के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। तुम्हारे पिताजी दौलतमंद हैं, लाखों का वीजा लगवा सकते हैं, गरीब की शादी गरीब से ही होती है। विधि के शब्दों में उसके मन का दर्द उभर कर छलक जाता है। तभी तारा की माँ शांति आती है। विधि बेटी, जरा मेरे साथ मेहमानों की खातिरदारी में मदद करवा दोगी? जी जी आंटी, क्यों नहीं, चलिए। शांति विधि को गेस्ट रूम में ले आती है, जहां उसके दुबई वाले शेख मेहमान ठहरे थे। उन्हें देखकर धीरे से पूछती है, आंटी जी, ये इनके पहनावे इतनी ज्यादा अलग क्यों हैं? ऐसा लुंगी और बुर्का सा पहनकर शादी में कौन आता है? विधि की बातचीत को समझते हुए शेख सुषमा उसकी बात का जवाब देती है, बिकॉज इसलिए हमारे दुबई में ये ड्रेस कोड है, वहाँ का कल्चर है।
अरे बाप रे, इनके भूरे बाल देखकर लगा था अंग्रेज है, मगर इनको हिंदी आती है। विधि ये मेरे खास रिश्तेदार हैं, बस सालों पहले दुबई में जाकर बस गए थे और अपने मेहनत के दम पर शेख बनकर हुकूमत कर रहे हैं। विधि हिचक से भरकर उन्हें नाश्ता पानी परोसती है। तभी देव विधि के सादगी भरी सूरत को देखकर पहली नजर में पसंद कर लेता है। वल्लाह, जिसके रूप में इतना सादापन है उसका मन कितना सुंदर होगा। विधि और देव की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं। विधि वहां से चली जाती है। तभी सुषमा पूछताछ करती है, शांति, ये लड़की मेरे देव के दिल को भा गई है। एंड तुम जानती ही हो, दुबई की लाखों लड़कियां मेरे शेख बेटे पर फिदा हैं, मगर वो इंडियन लड़की से शादी करना चाहता है। सुषमा, विधि बहुत नेक सुलझी हुई लड़की है, मगर गरीब की बेटी है। भगवान करे इसकी जोड़ी देव के साथ लग जाए, तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी। देव पूरी शादी के दौरान विधि को कामों में उलझे देखता है और उसे अपने दिल की बात बताता है। मैं तुम्हारे जितना पास आ रहा हूँ, तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम बेहद खूबसूरत हो। ऐसी खूबसूरती तो फरिश्तों का भी ईमान बदल दे। विल यू मैरी मी? मेरा हाथ छोड़िए। होंगे आप दुबई के शेख, मगर ये इंडिया है मिस्टर। आप जैसी की नियत मैं खूब समझती हूँ। गरीब की बेटी को प्यार के जाल में फंसाकर उसका इस्तेमाल करके पीठ दिखाकर भाग जाते हो। मैं उसी से शादी करूंगी जिसे मेरे माता पिता मेरे लिए चुनेंगे। उन दोनों की बातचीत सुषमा, रंजीत और हानिया सुन लेते हैं और अगले दिन सोने चांदी तोहफे के साथ रिश्ता लेके आते हैं। उनका पहनावा देखकर गंगा शंकर संकोच में आ जाते हैं। शांति बहन, आप यहाँ और ये लोग कौन हैं? जी, मैं अपना परिचय खुद दे देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने बेटे देव के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आई हूँ। हमारा दुबई में अच्छा खासा घर द्वार संपत्ति सब है। इज्जतदार शेख परिवार है हमारा। दुबई का नाम सुनकर गंगा और शंकर के दिल में डर बस जाता है। वहीं गरीब खांचे के बाहर अड़ोसी पड़ोसी भी भीड़ लगाकर चमचमाती एम्बेसडर गाड़ियों को देख रहे थे। क्षमा कीजिएगा, मगर मैं अपनी बेटी को अपनी नजर से 7 समंदर पार दूर नहीं भेज सकती। गंगा बहन, चौखट पर इतने अच्छे रिश्ते के लिए तुम मना कर रही हो? अरे तुम्हारी बेटी की तकदीर संवर जाएगी। बाकी मैं गारंटी लेती हूँ, देव मेरा अपना भांजा है। देखिए माँ जी, मुझे विधि बेहद पसंद है। आप इस रिश्ते को कबूल कर लीजिए। विधि की आंख में मैं कभी एक आंसू नहीं आने दूंगा। लड़के वालों के यकीन दिलाने पर विधि के माँ बाप रिश्ता स्वीकार कर लेते हैं और नारियल चांदी का सिक्का देकर शगुन करते हैं। धूमधाम से शादी होती है और विधि की प्राइवेट जेट में विदाई होती है। उसके दिल में खुशी थी। भाभी, व्हाई आर यू क्राइंग? क्या आपको आपके मम्मी डैडी की याद आ रही है? नहीं, वो मैंने बचपन से हवाई जहाज को उड़ान भरते हुए देखा था। मेरा ख्वाब था कि मैं कभी हवाई जहाज पे बैठ सकूं, लेकिन आज अपनी तकदीर पर यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपने खुद के शेख पति के प्राइवेट जेट में बैठकर अपने ससुराल जा रही हूं। कुछ घंटे सफर के बाद हवाई जहाज लैंड होता है, जहां अपना दुबई में आलीशान ससुराल देखकर गरीब बहू हक्की बक्की रह जाती है। दर्जनों नौकर की फौज स्वागत के लिए खड़े थे। खुशामदीद, खुशामदीद। वल्लाह हबीबी, आइए शेख साहब, आपका स्वागत है। विधि का भारतीय रीति रिवाज के हिसाब से सास स्वागत करवाती है। डॉटर इन लॉ, आई नो दैट कि हम लोग दुबई में रहते हैं, मगर तुम्हारा वेलकम इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग होगा। आओ, इस कलश को गिराकर अंदर आओ। अपनी दुबई वाले ससुराल में इस कदर स्वागत पाकर विधि की आंखों से खुशियों के आंसू आने लगते हैं, जहां हानिया उसे डिनर हॉल, बेडरूम, किचन और घर की तमाम जगह दिखाती है और अंत में दस्तरखान पर नई दुल्हन के आने की खुशी में दावत होती है। धीरे धीरे विधि अपने दुबई वाले ससुराल के तमाम रहन सहन सीख जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। काजल बेटा, तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और तूने हमें बताया भी नहीं। एक बार हमें बता कर तो देखती। तेरे मायके वाले तेरे ससुराल वालों की तरह गरीब नहीं है। हम कल ही तेरे अकाउंट में 1 करोड़ ट्रांसफर कर देंगे। नहीं माँ, मुझे आपसे कोई मदद नहीं चाहिए। हमारे हालात अभी अच्छे नहीं हैं। मानती हूँ कि हम गरीब हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे मदद लूँ। और अगर आपने मेरी मदद करने की कोशिश करी तो मैं आपसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगी। पर बेटा, हम तो तेरी बस। काजल की माँ बोली रही होती है कि काजल फोन रख देती है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इतनी मुसीबत और गरीबी में जीने के बाद भी काजल अपने करोड़पति मायके वालों से मदद नहीं ले रही थी? और आखिर ऐसा क्या हुआ था काजल और उसके परिवार के साथ, जिसके बारे में उसकी माँ उससे बातें कर रही थी? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में। ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगा? मैं और मेरा पूरा परिवार तो रोड पर आ जाएगा। अपनी आंखों के सामने अपनी फैक्ट्री को जलते देख रवि के होश उड़ जाते हैं और वो रोते हुए घर जाता है।
जब पूरे परिवार को ये पता चलता है कि उनकी फैक्ट्री जलकर राख हो गई और उसमें कुछ कारीगरों की जान चली गई है तो उनकी मुसीबत बढ़ जाती है और अगली सुबह होते ही कुछ लोग भड़कते हुए वहां आते हैं। तुम्हारी वजह से किसी का पति, किसी का भाई, किसी का बेटा मरा है। हमें मुआवजा चाहिए। तुम अमीर लोगों की लापरवाही की वजह से हम जैसे गरीब लोगों की जान जाती है। आंटी जी, हम समझ सकते हैं आपके साथ जो भी हुआ, पर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वो सिर्फ एक हादसा था। हम नहीं जानते थे कि शॉर्ट सर्किट ऐसा हो जाएगा और हमारी फैक्ट्री जलकर राख हो जाएगी। आप सब चिंता मत कीजिए। हमारी फैक्ट्री में जिनकी भी जान गई है, हम उन्हें मुआवजा जरूर देंगे। रवि और उसका पूरा परिवार पहले ही कंगाल हो चुका था और अपने सारे कर्ज और मृतकों को मुआवजा देने के लिए रवि अपना आलीशान महल बेच देता है और सभी कर्जदारों का कर्ज चुका देता है और अपने पूरे परिवार के साथ रोड पर भटकने लगता है। माँ, हम तो रातों रात करोड़पति से रोडपति बन गए। अब हम इस रोड पर अपनी जिंदगी कैसे बिताएंगे? पता नहीं भगवान ने हमारी किस्मत में और क्या लिखा है। राकेश इतना बोल ही रहा होता है कि तभी उसकी जुबान बंद हो जाती है और हाथ पैर अकड़ जाते हैं। आज पूरा परिवार राकेश को अस्पताल ले जाता है जहां उन्हें पता चलता है कि राकेश पैरालाइज्ड हो चुका है। हे भगवान, हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो हम पर दुखों के पहाड़ टूट गए हैं। अब आपके पति बिल्कुल ठीक है। आप कल सुबह उन्हें डिस्चार्ज करके घर ले जा सकते हैं और उससे पहले आपको 3 लाख रुपए हॉस्पिटल का बिल भरना होगा। क्या 3 लाख? माँ जी, आखिर हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? पूरे परिवार के सामने एक और मुसीबत आ जाती है और उस समय सुमित्रा को और कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो अपने गहने ले जाकर बेच देती है। और जैसे ही वो लोग अस्पताल से बाहर आते हैं, अशोक नाम का एक व्यक्ति उनके पास आता है और उनसे कहता है, मालिक, मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छे हैं। मैं आप जितना अमीर नहीं, मैं खुद भी किराए के घर में रहता हूँ। फैक्ट्री जलने से न सिर्फ हम गरीब बेरोजगार हुए हैं, बल्कि आपको भी गरीबी वाली जिंदगी जीनी पड़ रही है। मैं आपकी ज्यादा मदद तो नहीं कर सकता, पर मैं आपको ये 3,000 रुपए दे सकता हूँ। आप कोई किराए पर घर ले लीजिए और जितने दिन हो सके इसे अपना घर चला लीजिए। अशोक, तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान कैसा मालिक? मेरा बच्चा जब बीमार था तब आपने उसके इलाज के लिए मुझे पैसे दिए थे। उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। अशोक से मदद लेकर रवि अपने पूरे परिवार के साथ एक किराए के घर में जाता है और 2,000 रुपए का राशन लेकर आता है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। माँ जी, राशन तो खत्म हो गया और घर में पैसे भी नहीं है और ना ही रवि जी को कहीं नौकरी मिली है। हम गरीब कैसे अपनी जिंदगी काटेंगे? बहू, पता नहीं हमारी गरीबी कब खत्म होगी। तेरे ससुर जी की दवाई खत्म हो गई और हमें इस घर का किराया भी तो देना है। लगता है अब रवि बेटा के साथ हमें भी कोई काम देखना ही पड़ेगा। मेरा बेटा अकेले क्या क्या करेगा? सुमित्रा और काजल घर चलाने के लिए और रवि की मदद करने के लिए बाहर नौकरी की तलाश में जाते हैं। जहां काजल को 10,000 रुपए की एक छोटी सी नौकरी मिल जाती है, तो वहीं सुमित्रा को भी एक कोठी में साफ सफाई का काम मिल जाता है। और इस बारे में जब रवि को पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मेरी छोटी सी लापरवाही की वजह से न जाने कितनों की जान चली गई। हम गरीब हो गए और आज मेरी ही वजह से इस समय माँ को और तुम्हें नौकरी करनी पड़ रही है। मुझे लापरवाही न करने के पहले बिजली का काम करवा लेना चाहिए था। आप खुद को दोषी क्यों ठहराते हैं? ये सब शायद हमारी किस्मत में ही लिखा था। चलिए अब खाना खा लीजिए। पूरा परिवार एक दूसरे का हौसला बढ़ाता है। समय यूं ही गुजरता है और बड़ी मुश्किलों से सुमित्रा और काजल अपना घर चलाती हैं। तो वहीं नौकरी की तलाश में आज भी रवि बड़ी बड़ी कंपनियों में जाता है और लोग उसका मजाक बना देते हैं। अरे रवि भाई साहब, हम आपको कैसे नौकरी दें? आप तो खुद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और जब आप अपना बिजनेस नहीं संभाल सके तो हमारा क्या ही संभालेंगे? हमारे पास आपके लिए वैकेंसी नहीं है, आप कहीं और देखिए। रवि जहां भी जाता है उसे बस निराशा ही याद लगती है, जिस वजह से अब रवि मजदूरी का काम शुरू कर देता है। इसी तरह कुछ महीने और बीत जाते हैं और एक दिन, अच्छा हुआ भाभी जो आप घर आ गई। मैं पिछले कुछ दिनों से कॉलेज नहीं गई हूँ। अगले महीने से मेरे कॉलेज में एग्जाम शुरू है। मुझे कॉलेज की फीस भरनी है। कुछ पैसे हो तो दे दो। क्या पैसे? करिश्मा, मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, पर तुम मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं कुछ करती हूँ। जो भी पैसे थे वो सारे पैसे पापा जी की दवाई और घर का किराया देने में खत्म हो गए और फिर इस महीने का राशन भी तो लाना है। भाभी, आपके घर वाले इतने अमीर हैं, आप उनसे कोई मदद क्यों नहीं ले लेती? नहीं करिश्मा, मैं अपने मायके वालों से मदद नहीं ले सकती। मेरे मायके वालों ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं किसी भी परिस्थिति से लड़ सकूं।
काजल काफी ज्यादा खुददार किस्म की लड़की थी जो अपने अमीर माँ बाप से कभी मदद नहीं मांगती थी। समय यूं ही बीतता है और पैसे की कमी की वजह से काजल कॉलेज की पढ़ाई छोड़ देती है। पर इस बारे में जब काजल के माता पिता को पता चलता है तो वो काजल को फोन करते हैं और उसकी मदद करने की उससे बात करते हैं, पर काजल उनसे मदद नहीं लेती। और एक दिन काजल के मायके वाले महंगे महंगे तोहफे लेकर काजल के घर आते हैं। बेटा, कितने दिनों बाद देख रही हूँ मैं तुझे। ये देखिए सारे गिफ्ट हम तुम सबके लिए लाए हैं। इसमें खाने की चीज है और इसमें तुम सभी के लिए कपड़े और बहुत सारे गिफ्ट लाए हैं हम। माँ, भाभी, आप दोनों यहाँ, वो भी इतने सारे गिफ्ट किस लिए? माँ, मैंने आपको मना किया था ना। आखिर आप साबित क्या करना चाहती हैं इतने महंगे गिफ्ट लाकर? काजल, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। हम तो बस यहाँ तुमसे मिलने के लिए आए हैं और बेटी की ससुराल आ रही है तो खाली हाथ थोड़ी ना आते हैं, कुछ तो लाना ही था। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं आप लोगों को कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। आप लोग मेरे गरीब ससुराल वालों का मजाक बनाने आए हैं, पर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। इसलिए आप सब अपना ये गिफ्ट लेकर यहाँ से चले जाओ। काजल अपने मायके वालों से नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। ये सब कुछ देख पूरा परिवार बहुत दुखी होता है और सुमित्रा अपनी बहू को समझाने के लिए उसके पास जाती है। बहू, आज क्योंकि हम करीब हैं इसलिए तुझे ये लग रहा है कि हर कोई तेरा मजाक बना रहा है, पर तेरी माँ और भाभी यहाँ हमारा मजाक उड़ाने नहीं बल्कि हमसे मिलने आए हैं। और तू याद कर, वो पहले भी तो इसी तरह से आते थे। हालात हमारे बदले हैं, उनके नहीं। सुमित्रा के समझाने पर काजल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी माँ के पास जाकर उनसे माफी मांगती है और पूरा परिवार उनके द्वारा लाया हुआ तोहफा एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ देर बाद रवि भी घर आता है और सभी घर वालों को एक अच्छी खुशखबरी सुनाता है। माँ, काजल, करिश्मा, बहुत जल्द हमारे भी दिन बदलेंगे क्योंकि मुझे एक MNC कंपनी में जॉब मिल गई है। हम पहले जैसे अमीर तो नहीं हो पाएंगे, पर अब हम और समय तक ऐसी गरीबी नहीं झेलेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। सुना तुमने, रवि की नौकरी लग गई है। हाँ बेटा, मैंने देखा भी और सुना भी और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी खुदगर्ज बेटी ने साबित कर दिया कि वो किसी भी परिस्थिति को बहुत आराम से झेल सकती है। इस तरह काजल की आधी परेशानी खत्म हो जाती है और रवि पहले की तरह मेहनत करता है।